Hello 8th class, this is part 1 of section crop production and management। तो ये लेसन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम फसलों का प्रबंधन और उत्पादन है ना दोनों काम करेंगे कि किस तरह से फसल की पैदावार को ज़्यादा बढ़ाया जाए और उनको मैनेज किया जाए। तो बच्चों ये करने वाले हैं कि फसल का उत्पादन कैसे होता है और उसका प्रबंधन कैसे होगा, ठीक है, प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका मैनेजमेंट क्या होगा। तो लगभग हमने खेतों के अंदर एक किसान को काम करते हुए देखा है किस तरह से फसल उगाई जाती है, फिर उसके पकने के बाद उसको काटा जाता है, फिर उसको रखा जाता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले मैंने आपसे एक वीडियो भी दिए थे, 2 वीडियो मैंने एक्चुअली आपके पास सेंड किए थे। उन 2 वीडियोज़ में हमने एग्रीकल्चर टूल्स के बारे में जाना कि भाई टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो हमने देखे होंगे शायद। तो यदि वो आप वीडियोज़ आपने देखे हैं तो इस लेसन को पढ़ने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों लेसन नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए सबसे पहले तो यही आ जाइए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, all the living organisms like man, animals, plant need food for their, बात बिल्कुल सही है। कोई भी एनिमल प्लांट है ना, उसको ज़िंदा रहने के लिए, उसको अपनी ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। जो हरे पौधे होते हैं वो तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं बाई फोटोसिंथेसिस। शायद आप पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण होती है भाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होता है, जैसे कि सब अभी तो आप ये समझो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। इनको ये लेके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज फिर उसका खाना होता है। इसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो याद रखना प्लांट तो यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक का, पर जो इंसान है ना वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, उसके अंदर तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वो क्या करता है, ये तो था इनऑर्गेनिक, जो इसने बना दिया वो ऑर्गेनिक। वो क्या करेगा, अब इंसान क्या करेगा, जो प्लांट इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया ना वो उससे ले लेगा, है ना, ये समझ सकते हो। फिर आप यूँ समझ लो कि जो इंसान होता है ना उसको तो रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड चाहिए। दे नीड रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है। मैन ऑब्टेन्स हिज फूड फ्रॉम प्लांट एज वेल एनिमल। अब जो इंसान है वो प्लांट से भी भोजन ले लेता है और एनिमल से भी ले लेता है। इन अदर वर्ड्स मैन हैज़ टू ग्रो प्लांट एंड रेयर एनिमल्स ब्रिंग अप एनिमल्स टू रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। इसलिए जो इंसान होता है वो ज़्यादा प्लांट उगाता है, एनिमल्स रखता है, ताकि उसकी खाने की जो ज़रूरतें हैं वो क्या हो सके बच्चों, पूरी हो सके, है ना। मैनी लार्ज स्केल। अब एक ही तरह के पौधे जब बहुत बड़े लेवल पे उगा दिए जाते हैं तो पता उसको क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं। आप आपने देखा होगा सरसों के खेत में सरसों के प्लांट होते हैं, हो गई। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इन वास्ट फील्ड बिकॉज द फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस बाय देम आर कंज्यूम्ड इन लार्ज अमाउंट। अब हम इतनी ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो खाना है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में कंज्यूम होने वाला है, इसलिए हम बहुत सारे पौधे बोते हैं। जैसे गेहूँ, चना इसके एग्जाम्पल हैं। दीज आर कॉल्ड फूड ग्रेन, इनको हम क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन। फूड ग्रेन पल्सिस भी, दालें भी बोई जाती हैं, सब्जियां भी बोई जाती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, फल भी बोए जाते हैं लार्ज स्केल के अंदर। क्यों, क्योंकि हमें जो ज़रूरत, हम देखो पॉपुलेशन और उस हिसाब से तो हमें बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए लार्ज स्केल की बोना भी ज़रूर होता है। The animals such as cow and buffalo are reared to obtain milk, whereas goat, fish, hen are reared to get meat and eggs. अब देखिए जो गाय भैंस है उनसे तो हम दूध ले लेते हैं, जबकि बकरी हुई, फिश हुई, इनसे हम उनकी मीट और एग्स ले लेते हैं। इस चैप्टर वी विल स्टडी द डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एज वेल एनिमल। तो इसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या मिलता है हमें, ठीक है ना। बिफोर वी गो फर्दर वी सो द मीनिंग ऑफ वर्ड क्रॉप। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि इस लेसन को पढ़ने से पहले तुम्हें ये तो पता हो कि फसल किसे कहते हैं।
मतलब कि क्रॉप किसे कहते हैं। तो अब आप क्रॉप की डेफिनेशन दे सकते हो, when the same kind of plants are grown in the fields on a large scale to obtain foods like cereals, जिसमें आपके wheat, राइस, मेज आते हैं। सीरियल्स का मतलब होता है जो भाई जैसे कि जिनको खाया जाता है ना, जैसे गेहूँ, चावल, है ना। पल्सीज इस पल्सीज अलग है, पल्सीज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा इट्स कोल्ड क्रॉप। बस आप सीखोगे हिंदी में, मतलब ये है जब एक ही तरह के पौधों को बहुत ही बड़े स्तर पर, है ना, बहुत ही बड़े स्तर पर बो दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप आता है। एग्जाम्पल आप दे देना, सीरियल्स है, पल्सीज है, वेजिटेबल्स है, ठीक है। अब देखिए, अब फसल बोलते हैं भाई क्रॉप्स को, है ना, इज कॉल्ड फसल। क्रॉप्स आर इन द सोल इन द फील्ड बाय द फार्मर, किसान। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, जैसे सीरियल्स क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, वीट, पैडी, मेज, मिलेट, बैली, है ना। जबकि पल्सीज आपके ग्राम, पीज, बीन्स, ऑयल आपके मस्टर्ड वगैरह, वेजिटेबल्स आपके टमाटो, गैबेज, पिंच, फ्लैप्स, गवावा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, ये सब आपकी क्रॉप्स है बच्चों। कभी इनको समझो, ये ठीक है ना, ये सभी हमारी क्या हैं, क्रॉप्स हैं। इनको बहुत ही बड़े लेवल पे बोया जाता है ताकि ये हमारी ज़रूरतें को पूरा कर सके। अब आता है भाई कि ये तो हमने पढ़ी, उदाहरण है, पर क्रॉप्स के टाइप्स कितने होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स नेक्स्ट है बच्चों हमारा आर्टिकल, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। दो तरह की होती है, एक खरीफ और एक रबी, शायद आप जानते होंगे। वन इज़ योर खरीफ एंड रबी। खरीफ और रबी क्या होती है, बड़ा आसान है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर खरीफ क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स, है ना, ऐसी फसलें जिनको मानसून में बोते हैं, मानसून में लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और भारत में जो मानसून होता है वो जून से सितंबर के बीच में होता है। द सोइंग फॉर खरीफ क्रॉप स्टार्ट इन जून जुलाई एट द बिगिनिंग ऑफ साउथ। जैसे ही साउथ में मानसून आ जाता है जून जुलाई में यहाँ पे बो दिए जाते हैं। बिकॉज दीज क्रॉप नीड सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है। द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर। सम ऑफ द एग्जाम्पल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम्पल याद रखने ना, जैसे धान है, मेज है, मिलेट, बाजरा, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन। जैसे मूंगफली है, तो अब तुम यूँ समझ लो कि मूंगफली को अब बो देंगे जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ये रुई वगैरह, कॉटन जो प्लांट बोलते हो ये है। इन सभी को क्या करेंगे, बाजरा, है ना, इन सभी को क्या करें, सोयाबीन, ठीक है ना, ये सभी क्या करते हैं, अभी बो देंगे मानसून में। और ये आते आते सर्दियों में इनकी कटाई होने लग जाती है फिर, ठीक है ना। तो ग्राउंड नट तो हमें तभी चाहिए होता है, मूंगफली की शुरुआत भी तभी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है द खरीफ क्रॉप्स समटाइम्स कॉल्ड समर क्रॉप्स। ध्यान रखना, इनको गर्मियों की भी फसल बोलते हैं। किसको बच्चों, खरीफ की, खरीफ फसल को समर क्रॉप्स बोलते हैं। प्लीज नोट दैट पैडी इज राइस द हस्क, ये कुछ खास नहीं। सो पैडी क्रॉप्स गिव अस राइस, मतलब कि धान हमें चावल देता है, ये कहता है। इन अदर वर्ड्स पैडी इज ए राइस क्रॉप। पैडी इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। ध्यान रखना, चावल की जो खेती होती है वो केवल रेनी सीजन में ही होती है, क्योंकि उसको बहुत अत्यधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है। पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, इसको सर्दियों में भी नहीं उगा सकते, क्योंकि वाटर अवेलेबल इन विंटर इज मच लेस, है ना। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि पानी कम देना पड़ेगा, फिर इसको पानी इतना रहता नहीं है फिर सर्दियों में। ऑन दी अदर हैंड इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन, अब ये बन जाता है क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन, मतलब कि क्या होगा जब गेहूं को, है ना, गर्मियों में बो दिया जाएगा, समर क्रॉप्स बोल दिया जाए, तो क्या होगा बताइए। तो कहता है कि वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा, उसके जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से हेल्दी नहीं होंगे। दिस इज बिकॉज वीट प्लांट कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर। मानसून आएगा, गेहूं के जो पौधे होंगे वो उस पानी को झेल नहीं पाएंगे और हमारी फसल है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम वीट को सोन नहीं कर सकते, कब, खरीफ सीजन के अंदर। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे हेल्प बुक में है, व्हाट वुड हैपन इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे इट विल नॉट ग्रो वेल, दिस इज बिकॉज वीट प्लांट कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर,
ऑफ दी सीजन। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं रबी क्रॉप्स। ये जस्ट उल्टा है, देखो रवि मतलब रवि, तो सर्दी के दिनों में रवि बहुत कम दिखता है ना। रवि मतलब सूर्य। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। द टाइम पीरियड फॉर रबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, है ना, अक्टूबर टू मार्च। द सोइंग फॉर बिगिनस एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर। शुरुआत सर्दियों में हो जाती है बच्चों, लगभग अक्टूबर और नवंबर में हल्की हल्की शुरुआत हो जाती है सर्दी की। ठीक है ना। और इनको काट लिया जाता है फिर गर्मियों में आते आते, मतलब मार्च और अप्रैल तक इनको काट लिया जाता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लाइन सीड एग्जाम्पल हैं रबी क्रॉप्स के। ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं है इसमें, तो कुछ बातें नहीं है, जो बातें थी मैंने आपसे बता दी। अब तुमसे वो पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कितनी तरह की फसल होता है, आप आंसर देंगे दो, एक रबी और एक खरीफ। खरीफ को हम समर क्रॉप्स बोलते हैं और रबी को हम विंटर क्रॉप्स बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल, रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल तो आप दे देना, जो भी आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि चना है, गेहूँ है, बच्चों सरसों है, जो आप सर्दियों में देखते हो, जो आप सब्जी आप देखने को मिलती है। जबकि गर्मियों में आप मूंगफली, सोयाबीन, बाजरा, धान वगैरह इन सभी के उदाहरण होते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। देखो, इन ऑर्डर टू रेज ए क्रॉप्स, यदि आप फसल उगाना चाहते हो बहुत ही अच्छी तरह से और जिससे आपको लाभ भी हो जाए, तो ए फार्मर हैज़ टू परफॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ टास्क। तो इसके लिए उसके लिए किसान को बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं जो कि सीक्वेंस में होंगे एक के बाद एक। यदि वो सीखते नहीं चलेगा तो वो नहीं बनेगी। आप बोलोगे कैसे, तो वो देखिए, द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय ए फार्मर टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब वो जो स्टेप यूज़ करेगा, जैसे कि मैं आपसे बताऊं, सबसे पहले आप यदि फसल बोते हो तो आपको सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा, फिर उसको बुआई करनी पड़ेगी, सोइंग करनी पड़ेगी, फिर उसमें खाद उर्वरक डालोगे, फिर उसमें पानी डाल दोगे। ठीक है। फिर पानी डालने के बाद जो फसल के साथ वीड्स होंगे उनको कर दोगे, निकाल दोगे, खरपतवार जैसे बोलते हैं। फिर उसकी कटाई कर दोगे और कटाई करने के बाद दाने को क्या कर लोगे, स्टोरेज कर लोगे। बताओ क्या ये 6 स्टेप्स, जो 7 स्टेप्स हैं, क्या एक फार्मर फॉलो करेगा? जी बिल्कुल, हर एक फार्मर फॉलो करेगा। यदि उसने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स के बाद सीधी इरीगेशन ही डाल दी तो भाई बुआई और एडिंग मैन्योर तो उसने किया ही नहीं, तो फसल उगेगी ही नहीं। तो हर फार्मर होता है बच्चों जो वो क्रॉप्स प्रोडक्शन करता है ताकि उसको भाई अच्छा प्रॉफिट हो सके और उसकी फसल बहुत अच्छी बने, तो उनको ये स्टेप्स को 1 बाय 1 क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं। तो ये 7 स्टेप है, ये आपको ओरली याद होने चाहिए। जब भी आपसे पूछे जाएँ कि वो 7 स्टेप्स कौन कौन से हैं तो आपको याद होने चाहिए कौन कौन से हैं। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, दूसरा है सोइंग, थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है इरिगेशंस, फिफ्थ है रिमूवल ऑफ वीड्स, फिर है हार्वेस्टिंग और स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब हमें क्या करना है, हर स्टेप्स को ब्रीफली पढ़ना है। हर स्टेप्स को क्या करना है, ब्रीफली पढ़ना है। एक होता है बच्चों रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि कहते हैं कि इन एडिशन टू दीज रेगुलर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वन एक और रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। वो भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होती है, जो ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है ना वो बनी रहती है। मतलब रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब ये है कि आपने देखा कि हर बार एक ही फसल बो रहे हो, बार सरसों बोई थी फिर सरसों बोई, इससे क्या होगा कि सरसों की जो पैदावार है ना वो कम होती चलेगी। कि सरसों के अंदर जो पोषक तत्व चाहिए, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो हमेशा वो बार बार लेता ख़त्म हो जाएंगे। तो कुछ टाइम देना चाहिए अर्थ को, है ना, कि जो फील्ड्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि वो फसल बोए तो अगली बार वो तैयार हो जाए न्यूट्रिएंट्स जो उसको उस फसल को चाहिए हैं। तो हमें फसल को क्या करना चाहिए, बदल बदल के बोना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा बच्चों प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि सबसे पहले हम मिट्टी की क्या करेंगे, तैयारी। बड़ा आसान है और बड़ा मज़ेदार है। तो देखो ये कुछ किसान हैं जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स कर रहे हैं। तो एक तो पल्फिंग कर रहा है ना, विद द बिल्कुल, पहले तो भाई बैल हुआ करते थे,
ठीक है ना। अब तो बैल होते ही नहीं है, अब ये ट्रैक्टर आ गए, तो इससे क्या हो गया, टाइम बच गया, ठीक है, और लार्ज स्केल पे होने लग गई। नहीं तो पहले तो खेत की बुआई करने के लिए पूरा पूरा दिन निकल जाता था, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अर्थ की जो सबसे ऊपर लेयर है उसको सॉइल, ठीक है। द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल, यहाँ पे पौधे उगते हैं। और सॉइल क्या देती है, तो आप बोलोगे सॉइल उसको मिनरल्स देती है, वाटर देती है, एयर देती है, हुमस देती है, और भी बहुत कुछ देती है, ठीक है ना। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इज कल्टिवेटिंग क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन, है ना। द सोइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड ऑफ द क्रॉप बाई। अब सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो भाई प्लफिंग करनी पड़ेगी, दूसरा लेवलिंग, लेवलर जो होता है, और थर्ड फिर मैन्योरिंग। पल्फिंग में क्या होगा कि जो नीचे की जो ज़मीन है वो ऊपर, ज़मीन को ऊपर नीचे कर देंगे, पल्फिंग जैसे ये रहा, ठीक है ना। जैसे कि फिगर नंबर 3 में देख रहे हो, एक ट्रैक्टर से क्या कर रहे हैं, पल्फिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो ज़मीन को हम खोखला बना देते हैं, जिससे कि हवा का आगमन, हवा आनी जानी लग जाए, हवा का कांटेक्ट होना ज़रूरी है ना बच्चों। तो पहले पल्फिंग होगी, फिर उसके बाद लेवलिंग होगी, लेवलर से करेंगे, फिर उसमें खाद वगैरह डाल देंगे, मैन्योरिंग डाल देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या होता है, तो आप बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ दिस सोइल इज कॉल्ड पल्फिंग। मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि लूजनिंग एंड टर्निंग, पुतल करना, ऊपर नीचे करना सोइल को, क्या कहलाया जाता है, पल्फिंग कहलाया जाता है, और टीलिंग कहलाया जाता है, टीलिंग भी कह सकते हो। अब जो पल्फिंग और टीलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, हल के द्वारा होती है। प्लफ किसका बना होता है, या तो लकड़ी का या फिर किसका, आयरन का। एंड दे हैव एन आयरन टिप ऑफ इजी पेनिट्रेशन, और आगे से वो बहुत पैना, ठीक है ना, ताकि वो धरती को आसानी से छेद कर सके। द प्लफ्स आर पुल्ड बाई ए पेयर ऑफ बुलकॉक्स और बाई ए ट्रैक्टर। अब जो ये पल्फ होता है उनको बैलों के द्वारा खींचा जाता है, ब्लॉक्स के द्वारा या फिर ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है ना। एक्चुअली द पल्फिंग ऑफ स्मॉल फील्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। सही बात है, कहता है कि छोटे खेतों के अंदर जो पल्फिंग होती है वो तो भाई बैलों या जानवरों के द्वारा ही होती है। मतलब पर अब तो भाई बहुत बहुत बदल गया। पहले तो यूँ ही होता था, बड़े बड़े लेवल पे तो खेती होते थे, क्योंकि इतनी जगह होती ही नहीं थी, तो इसलिए क्या करने पड़ता था, बैलों को यूज़ किया जाता था। बैलों का तो कोई यूज़ रहा ही नहीं भाई, पहले तो बैल दिखते भी नहीं थे, बैलों को तो खाना भी मिल जाया करता। अब भाई बैलों का कोई काम नहीं है, तो इनको क्या करते हैं, जैसे ही ये गाय ने बछड़ा दिया, है ना भाई, वो अब काम का नहीं है, तो फिर क्या किया, उसको बाहर जैसे थोड़ा बड़ा हुआ उसको छोड़ दिया। अब वो इधर उधर घूमता है, उधर से उसको लकड़ी मारते, दूसरे उधर से लकड़ी मारते हैं। अब अपना पेट कैसे भरे वो, ठीक है ना। तो बहुत सारे दिक्कत होती रहती भाई इनको, ठीक है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई साइंस को, और हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई इनको भी कुछ खाने के लिए मिल जाए, इनसे भी कुछ काम। तो पहले तो बैलगाड़ियाँ भी होती थी, तब भी इनका यूज़ हो जाता था, अब सब कुछ इनका काम ख़त्म हो चुका है भाई, ठीक है ना। उसी तरह बच्चों कैमल है, ऊँट का भी यही काम था। अब ऊँट भी धीरे धीरे आप देखना इनका भी काम ख़त्म होता जा रहा है, ऊँट गाड़ियाँ ख़त्म हो गई। पल्फिंग के लिए हम यूज़ करते थे, अब वो भी बंद हो गया, ट्रैक्टर ने ले ली इसकी जगह, और भाई गाड़ियों की जगह अब ये ट्रैक्टर फिर से आ गए। तो धीरे धीरे इनका अस्तित्व ख़त्म। जिस दिन ये तेल ख़त्म हो गया उस दिन ये कैमल और ये बैलगाड़ियाँ देखने को नहीं मिलेगी। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता कि क्या होगा, ठीक है ना। तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमें इनको भी साथ में रख के चलना पड़ेगा, ताकि एक समय आने पर इनकी भी ज़रूरत हम ले सकें, इनके काम इनको ले सकें, ठीक है बच्चों। तो ये था प्रिपरेशन सॉइल्स का थोड़ा सा पार्ट मैंने आपसे बताया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको इसके रीजंस पढ़ाऊँगा कि ऐसा क्यों होता है कि पल्फिंग और टिलिंग करना ज़रूरी हो गया, ठीक है ना। तो ये बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।